कल्पना कीजिए कि आप अपने ही बिस्तर पर सो रहे हैं। अचानक आपकी आंख खुलती है लेकिन आप अपने शरीर को हिला नहीं सकते। आपका कमरा पिघलने लगा है, दीवारें गायब हो जाती हैं और आप खुद को एक अनजान जगह पे पाते हैं। आपके ठीक सामने एक खौफनाक परछाई किसी इंसान को बेरहमी से मौत के घाट उतार रही है। खून की छींटें आपके चेहरे पर गिरती हैं। आप चीखना चाहते हैं लेकिन आपकी आवाज आपके गले में ही घुटकर रह जाती है और फिर आप अचानक अपने बिस्तर पर हाँफते हुए उठते हैं। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन टीवी ऑन करते ही न्यूज में आप उसी इंसान की लाश देखते हैं जिसे आपने अभी अभी अपने सपने में मरते हुए देखा है। अगर आपको पता चले कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि आपके बहुत करीब है तो आप क्या करेंगे? हमारी फिल्म की मेन किरदार मेडिसन एक ऐसे रिश्ते में कैद है जहां उसे हर दिन घुटन होती है। उसका पति डेरेक न सिर्फ उस पर चिल्लाता है बल्कि बात बात पर हिंसक हो जाता है। मेडिसन बार बार मां बनने की कोशिश कर रही है लेकिन हर बार उसे मिसकैरेज का दर्द सहना पड़ता है। लेकिन एक रात डेरेक का गुस्सा सारी हदें पार कर देता है। वो मेडिसन को इतनी जोर से दीवार पर धक्का मारता है कि मेडिसन के सर के पिछले हिस्से से खून बहने लगता है। वो चुपचाप खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसे लगता है कि ये रात भी बाकी रातों की तरह डर के साए में कट जाएगी, लेकिन वो गलत थी। उस रात उस घर में कोई और भी आ चुका था। रात के सन्नाटे में एक अजीब सी खौफनाक परछाई डेरेक के सामने खड़ी हो जाती है। इसके पहले कि डेरेक कुछ समझ पाता, वो परछाई उसे इतनी बेरहमी से मार डालती है कि कोई इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। उसी वक्त मेडिसन की आंख खुलती है। वो उस कत्ल को अपनी आंखों से देख रही है, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है। वो किसी अदृश्य शक्ति के चलते वहीं पैरालाइज्ड खड़ी है जहां उसका पति मारा जा रहा है। ये सपना नहीं है, ये कोई वहम भी नहीं है। वो सब कुछ महसूस कर रही है। जब वो परछाई उसकी तरफ मुड़ती है तो मेडिसन डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अस्पताल में है। उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुका है और पुलिस उसे बता रही है कि उसके पति का मर्डर हो गया है। मेडिसन अंदर से खोखली हो चुकी है, लेकिन असली खौफ ने तो अभी बस दस्तक ही दी है। यहाँ कहानी हमें कुछ देर के लिए एक ऐसी जगह पे ले जाती है जिसका राज मेडिसन की जिंदगी से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। साल 1993 सिमियन रिसर्च हॉस्पिटल, एक ऐसा अस्पताल जहां आम मरीजों का नहीं बल्कि खौफनाक और अजीबोगरीब दिमागी बीमारियों का इलाज होता था। डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर अपने कैमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। उनके चेहरे पर पसीना है और आंखों में एक अजीब सा खौफ। वो कहती है, ये कोई आम केस नहीं है। वो अपने विचार टीवी, रेडियो और फोन पर ब्रॉडकास्ट कर सकता है। अस्पताल के एक बंद कमरे में बिजली कड़क रही है और वहाँ एक ऐसा मरीज है जो बेहद हिंसक हो चुका है। डॉक्टर वीवर कहती है, अब वक्त आ गया है, हमें इस कैंसर को काट कर निकालना ही होगा। ये मरीज आखिर कौन था? उसे कैंसर क्यों कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, 1993 के इस खौफनाक वीडियो का आज की मेडिसन की जिंदगी से आखिर क्या लेना देना है? इस राज का जवाब इतना भयानक है कि वो इंसान की सोच से भी परे है। अपने पति की मौत के बाद मेडिसन अपनी छोटी बहन सिडनी के साथ रहने लगती है। सिडनी वो इकलौती इंसान है जो मेडिसन से बिना किसी शर्त के प्यार करती है, लेकिन मेडिसन का दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं रहा। उसे एक बार फिर से वही खौफनाक दौरे पड़ने लगते हैं। एक रात मेडिसन सो रही होती है तो अचानक उसके कमरे की छत गायब होने लगती है। कमरा किसी पुरानी डरावनी सी इमारत में बदल जाता है और वो फिर से लकवाग्रस्त हो जाती है। वो देखती है कि वही परछाई जिसने उसके पति को मारा था अब एक बूढ़ी औरत को बेरहमी से मार रहा है। मेडिसन चीखना चाहती है और औरत को बचाना भी चाहती है, लेकिन वो मूर्ति की तरह खड़ी है। वो कातिल एक अजीब सी पुरानी ट्रॉफी से उस औरत को मार रहा है जिसे उसने एक धारदार हथियार में बदल दिया है। जैसे ही वो कत्ल खत्म होता है, मेडिसन चीखते हुए उठती है। वो तुरंत पुलिस के पास जाती है। डिटेक्टिव शॉ जो इस केस की जांच कर रहे हैं मेडिसन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। कोई भी इंसान किसी दूसरे शहर में हो रहे कत्ल को अपने बेडरूम में आखिर कैसे देख सकता है? पुलिस को लगता है कि शायद मेडिसन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है या फिर वो खुद इन हत्याओं में शामिल है। लेकिन जब पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जो मेडिसन ने बताई थी तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ सच में एक
एक लाश मिलती है और वो लाश और किसी की नहीं बल्कि उसी डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर की थी जिन्हें हमने 1993 के उस अस्पताल वाले वीडियो में देखा था। आखिर ये कातिल कौन है और वो मेडिसन को ही ये सब क्यों दिखा रहा है? अब मेडिसन के घर का फोन बजता है। वो कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठाती है। दूसरी तरफ से एक बेहद भारी इलेक्ट्रॉनिक और खौफनाक आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लगती बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई रेडियो की फ्रीक्वेंसी के जरिए बोल रहा हो। तुमने मुझे बुला दिया मेडिसन, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेडिसन की रूह कांप जाती है। वो पूछती है, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? आवाज जवाब देती है, मेरा नाम गैब्रियल है। गैब्रियल। ये नाम सुनते ही मेडिसन के दिमाग में एक अजीब सी हलचल होती है। ये नाम उसके लिए नया नहीं है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। सिडनी, जो अपनी बहन की हालत देखकर परेशान है, मेडिसन के अतीत को खंगालने का फैसला करती है। वो मेडिसन की माँ के पास जाती है और पूछती है कि क्या मेडिसन बचपन में किसी गैब्रियल को जानती थी। उसकी माँ के चेहरे का रंग उतर जाता है। वो एक पुराना वीडियो टेप निकाल कर लाती है। इस टेप में छोटी मेडिसन किसी खाली कुर्सी से बात कर रही है। जब उसकी माँ पूछती है कि वो किससे बात कर रही है, तो छोटी मेडिसन कहती है, गैब्रियल से। सबको लगता था कि गैब्रियल सिर्फ मेडिसन का एक इमेजिनरी फ्रेंड है, लेकिन जैसे जैसे मेडिसन बड़ी हो रही थी, ये इमेजिनरी फ्रेंड हिंसक होने लगा था। वो मेडिसन से खौफनाक बातें करने लगा था और सबसे डरावनी बात ये थी कि गैब्रियल कोई आत्मा या भूत नहीं था। वो कुछ ऐसा था जिसे साइंस भी अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ सका था। पुलिस को अब शक होने लगता है कि मेडिसन ही ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि हर कत्ल के वक्त मेडिसन के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता कि वो अपने घर पर ही थी। लेकिन डिटेक्टिव शो को एक बात समझ नहीं आ रही थी, कातिल की ताकत और उसकी फुर्ती किसी इंसान जैसी नहीं है। वो दीवारों पर चढ़ सकता है और इतनी तेजी से भागता है कि कैमरा भी उसे ठीक से नहीं पकड़ पाता। एक आम कमजोर औरत ऐसा कैसे कर सकती है? इधर गैब्रियल एक और खौफनाक चाल चलता है। वो सिएटल अंडरग्राउंड में एक काम करने वाली बूढ़ी टूर गाइड को किडनैप कर लेता है। गैब्रियल उसे किसी अनजान जगह नहीं बल्कि मेडिसन के ही घर के एटिक में ले जाकर बंधक बना देता है। यही वजह थी कि मेडिसन को अपने ही घर में उस खौफनाक मौजूदगी का लगातार एहसास हो रहा था। लेकिन ये अगवा की गई महिला आखिर है कौन? सिडनी अपनी जांच में कुछ पुराने दस्तावेज खंगाल रही है। उसे पता लगता है कि मेडिसन का असली नाम एमिली मे है और इस अगवा की गई महिला का नाम सेरीना है। और ये महिला और कोई नहीं बल्कि मेडिसन की बायोलॉजिकल मदर है। सेरीना ने महज 15 साल की उम्र में मेडिसन को जन्म दिया था और उसे एक अस्पताल के हवाले कर दिया था। गैब्रियल अब उन सभी लोगों से चुन चुन कर बदला ले रहा है जिन्होंने बचपन में उसे ठुकराया था या मेडिसन से अलग करने की कोशिश की थी। पर यहाँ पर एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो रोंगटे खड़े करते। अगर गैब्रियल महज बचपन का एक काल्पनिक दोस्त यानी इमेजिनरी फ्रेंड था, तो वो असल दुनिया में एक जीती जागती औरत को किडनैप करके एटिक में कैसे बांध सकता है? और अगर वो सच में कोई जीता जागता इंसान है, तो आज तक किसी ने उसका चेहरा क्यों नहीं देखा? अब पुलिस मेडिसन को गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें लगता है कि शायद मेडिसन को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो गैब्रियल बनकर ये हत्याएं कर रही है। मेडिसन को महिलाओं की जेल के एक बड़े सेल में रखा जाता है और वहाँ कुछ खतरनाक महिला कैदी मेडिसन को परेशान करने लगती हैं। वो उसे डराती हैं, उसे मारना चाहती हैं। मेडिसन कोने में दुबक कर रो रही है, लेकिन तभी जेल की लाइटें झपकने लगती हैं। मेडिसन का शरीर अचानक से कांपने लगता है। उसकी हड्डियां टूटने जैसी आवाज आने लगती है। जो कैदी उसे मारना चाहती थी, वो भी ये नजारा देखकर खौफ से पीछे हट जाती हैं। और फिर उसके सिर के पिछले हिस्से से खून बहने लगता है। उसके बाल पीछे की तरफ से फटने लगते हैं और वहाँ से एक और चेहरा बाहर निकलता है। एक सड़ा हुआ, भयानक और विकृत चेहरा। ये और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल है। गैब्रियल कोई काल्पनिक दोस्त नहीं था, ना ही वो कोई भूत था। गैब्रियल मेडिसन का जुड़वा भाई था, लेकिन वो एक सामान्य जुड़वा नहीं था। वो एक पैरासिटिक ट्विन यानी एक परजीवी जुड़वा था। जब मेडिसन अपनी माँ के पेट में थी तो गैब्रियल का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया। उसका आधा शरीर मेडिसन की पीठ और उसके दिमाग से जुड़ गया था। 1993 में जब मेडिसन सिमियन अस्पताल में थी, गैब्रियल उसके शरीर को कंट्रोल करने लगा था। वो बहुत खतरनाक था।
इसीलिए डॉक्टर वीवर ने एक ऑपरेशन किया। उन्होंने गैब्रियल के शरीर को मेडिसन से काटकर अलग कर दिया, लेकिन वो गैब्रियल के दिमाग को मेडिसन के दिमाग से अलग नहीं कर पाए, क्योंकि अगर वे ऐसा कर दे तो मेडिसन भी मर जाती। इसीलिए उन्होंने गैब्रियल के दिमाग को मेडिसन के सिर के अंदर धकेल दिया और उसकी खोपड़ी को बंद कर दिया। सालों तक गैब्रियल मेडिसन के दिमाग में कैद रहा, एक सुन्न पड़ी हुई बीमारी की तरह। लेकिन जब मेडिसन के पति ने उसका सिर जोर से दीवार पर मारा था तो मेडिसन की खोपड़ी में एक दरार आ गई थी और उसी दरार से गैब्रियल फिर से जाग उठा। अब गैब्रियल पूरी तरह से बाहर आ चुका था। जब गैब्रियल मेडिसन के शरीर पर कब्जा करता है तो मेडिसन का शरीर उल्टा हो जाता है। गैब्रियल का चेहरा पीछे है, इसीलिए वो मेडिसन के शरीर को पीछे की तरफ से चलाता है। यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से उसकी चाल इतनी अजीब, मकड़ी जैसी और डरावनी थी। जेल के उस सेल में गैब्रियल उन सभी महिला कैदियों को सेकंड्स में चीर कर रख देता है। खून की नदियां बहने लगती हैं। पुलिस स्टेशन में अलार्म बजने लगता है। दर्जनों पुलिस वाले अपनी बंदूक लेकर गैब्रियल को रोकने आते हैं, लेकिन गैब्रियल कोई आम इंसान नहीं है। वो मेडिसन के शरीर की पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है। वो गोलियों से बचते हुए, दीवारों से उछलते हुए एक एक करके पूरे पुलिस स्टेशन को शमशान में बदल देता है। वो किसी निंजा की तरह लड़ता है और उसके हाथ में वही धारदार हथियार है जो उसने अस्पताल की ट्रॉफी से बनाया था। खून से लथपथ गैब्रियल अब अपने आखिरी शिकार की तरफ निकल पड़ता है। वो जा रहा है शहर के उसी अस्पताल की तरफ जहां पुलिस ने उसकी सगी मां सेरिना को अटारी से आजाद करके भर्ती कराया है। गैब्रियल अपनी मां को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसे एक राक्षस समझकर बचपन में ही छोड़ दिया था, और वो सिडनी को भी मारना चाहता है जो वहीं अस्पताल में अपनी मां की हिफाजत कर रही है। अब गैब्रियल सिडनी की तरफ बढ़ता है। सिडनी जानती है कि गैब्रियल से शारीरिक ताकत से नहीं लड़ा जा सकता। वो सीधे मेडिसन को पुकारने लगती है, मेडिसन तुम अंदर हो, मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकती हो, तुम्हें इस राक्षस को रोकना ही होगा, तुम कमजोर नहीं हो मेरी बहन। गैब्रियल हंसता है और सिडनी को मारने के लिए अपना हथियार उठाता है, लेकिन अचानक गैब्रियल का हाथ रुक जाता है। हम देखते हैं कि मेडिसन को सिडनी की आवाज सुनाई दे रही है। सिडनी का प्यार मेडिसन के अंदर की सोई हुई ताकत को जगा देता है। मेडिसन को हमेशा लगता था कि वो बहुत कमजोर है, कि उसे कोई प्यार नहीं करता, लेकिन सिडनी ने उसे एक बहन का प्यार दिया था। अब मेडिसन अपने परिवार को मरने नहीं दे सकती थी। मेडिसन अपने ही दिमाग के उस दिमागी पिंजरे को तोड़ देती है। वो गैब्रियल से कहती है, ये मेरा शरीर है गैब्रियल, मेरा दिमाग है, अब तुम मुझे और कंट्रोल नहीं कर सकते। असल दुनिया में गैब्रियल छटपटाने लगता है। मेडिसन अपने दिमाग की पूरी शक्ति से गैब्रियल को पीछे धकेलने लगती है। अब हम देखते हैं कि मेडिसन का दिमागी सीन बदलता है। वो गैब्रियल को एक दिमागी जेल के अंदर धकेल देती है और उसे उसके अंदर बंद कर देती है। गैब्रियल उस पिंजरे में खड़ा चिल्लाता है, तुम मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते, मैं फिर आऊंगा। मेडिसन बहुत शांति से जवाब देती है, शायद तुम आओगे, लेकिन अगली बार मैं तैयार रहूंगी। मेडिसन का शरीर अब सीधा होता है। गैब्रियल का चेहरा वापस उसकी खोपड़ी के अंदर समा जाता है। मेडिसन की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी बहन सिडनी को गले लगा लेती है। उसकी सगी माँ भी वहीं है और सुरक्षित है। मेडिसन को आखिरकार अपना वो खून का रिश्ता मिल ही गया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि प्यार खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा होता है, और जो सिडनी ने उसे हमेशा हमेशा दिया था। कमरे में अब खामोशी है, लेकिन ये खामोशी सुकून देने वाली है।